Hi, today is quiz number 9 for Civil Services Examination 10th of October 2021 prelims. Let us begin. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. It provides for international arbitrations involving various combination of states, international organization and private parties. India is a member of the PCA. It is the principal judicial organ of the United Nations. ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ना, ये अभी इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक तो इसका केन एनर्जी का केस आया, इससे पहले वोडाफोन का केस आया था और दोनों ही केस इंडिया के अगेंस्ट में गए। सेकंड, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि यस, आर्बिट्रेशन करना, परमानेंट कोर्ट मतलब कुछ विवाद वगैरह है उसका सुलझाना। इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, तो इसमें कंट्रीज ही नहीं, जैसे केन एनर्जी इज नॉट अ कंट्री, वो कोई बॉडी है, प्राइवेट पार्टी है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, स्टेट्स भी हो सकते हैं। जैसे ये केस हुआ इंडिया और केन एनर्जी का, इंडिया और वोडाफोन का। सो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन सभी टाइप के केसेस का आर्बिट्रेशन करता है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द पीसीए, यस, सिंस 1950। इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो जुडिशियल ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हाग, नीदरलैंड में। आईसीजे का भी हेडक्वार्टर है और पीसीए का भी हेडक्वार्टर है, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो द राइट आंसर हियर इज ए। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। All right, next. Which of the followings were the recommendations of the Justice J.S. Verma Committee? Justice J.S. Verma Committee बनी थी निर्भया केस के बाद। कुछ रिकमेंडेशंस आए थे, आपको बताना है वो रिकमेंडेशंस क्या हैं। डेथ पेनल्टी ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एक्सट्रीम नेचर, डेथ पेनल्टी फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एक्सट्रीम नेचर। तो क्या ये रिकमेंडेशन थी? All marriages in India should mandatorily be registered in the presence of a magistrate. A separate bill of rights for women that entitles a woman a life of dignity and security. तो you have to tell इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। सी, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली ट्रू है। डिग्निटी, ऑनर, सिक्योरिटी, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक सेपरेट बिल ऑफ राइट्स की डिमांड किया था जो एंटाइटल करे डिग्निटी एंड सिक्योरिटी, तो दिस इज ट्रू। सेकेंड, मैरिजेस जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती है, कानून की नज़र में वो मैरिज नहीं है। सो ऑल मैरिजेस इन इंडिया शुड बी मैंडेटरली बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर होना ज़रूरी है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ये भी रिकमेंडेशन थी। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इससे क्या होता है, सेफ गार्ड हो जाता है। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑल्दो कमिटी ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए, बट डेथ पेनल्टी का वहाँ रिकमेंडेशन नहीं था। सो द राइट आंसर हियर इज बी, 2 and 3. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट आंसर इज बी। थर्ड, which of the following institution has released the document Vision 2035 Public Health Surveillance in India? कोविड-19 के बाद से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। पब्लिक हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जीडीपी का इंक्रीज करें, एक्सपेंडिचर परसेंटेज इंक्रीज करें। सो ये एक डॉक्यूमेंट है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया, लाइक जूनोटिक डिसीजेज लाइक दैट, सर्विलांस होना बहुत ज़रूरी है। ये नीति आयोग का है, आईसीएमआर का है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल का है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। अब सी, WHO का नहीं होगा, दिस इज स्पेसिफिक टू इंडिया। नीति आयोग, आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। सो द राइट आंसर हियर इज नीति आयोग। नीति का नाम भी होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो नीति आयोग हर जगह आ सकता है। ये इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है, हेल्थ केयर में भी आ सकता है, एजुकेशन में भी आ सकता है, एवरीवेयर। नीति आयोग इज बेसिकली अ पॉलिसी
थिंक टैंक जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है. सो द राइट आंसर इज ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट मिला है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. गवर्नेंस में क्रेडिबिलिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आया था आरटीआई 2005. तो इसमें किन सब चीज़ों को एग्जेम्पशन दिया है? जैसे कुछ मैटर है उसका डिस्क्लोजर नहीं होगा जब आप आरटीआई फाइल करोगे, तो यू हैव टू टेल इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट, द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते. कुछ ऐसा सेंसिटिव मटेरियल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, तो वो मैटर रिलीज नहीं होगा बाय आरटीआई. ऑब्वियसली ट्रू. इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट. अब इससे फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस हमारे सौर हो सकते हैं. अगर ये इंफॉर्मेशन रिलीज हो जाए तो हम उसको रिलीज नहीं करेंगे. तो ये भी मतलब फेथ का इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस का इंफॉर्मेशन है, तो ये रिलीज नहीं होगा बाय आरटीआई. ट्रू. डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन. लाइफ या किसी की लाइफ या सेफ्टी का सवाल है तो वो सेंसिटिव डेटा भी आरटीआई से नहीं मिलेगा. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. So the right answer here is D, all of the above. See, अब जैसे ये सवाल है ना, इसमें ये आपको नहीं भी पता है आरटीआई एक्ट 2005 क्या है, आप कॉमन सेंस से, प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसका करेक्ट आंसर पे आ सकते हो. नहीं तो भी 5 सवाल तो ऐसे हमेशा होते हैं पेपर में जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं. तो इसीलिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है एग्जाम टाइम पे. राइट आंसर इज डी. Who is our master of the roster of the Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मास्टर ऑफ द रोस्टर किसको बोलते हैं? रजिस्ट्रार को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कोलेजियम ऑफ सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रोस्टर क्या होता है? केसेस आते हैं कोर्ट के पास, तो जो सीजेआई या जो रोस्टर है वो उन केसेस का अलोकेशन करता है कि किस बेंच को कौन सा केस जाना चाहिए. So the right answer here is this B, that is Chief Justice of India. Okay, so this completes our polity. 5 questions. Next is geography. What type of satellite is the recently launched Amazonia 1 satellite? Satellites होती है, हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा है. दिस इज ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर लाइक. तो सैटेलाइट्स मतलब कोई बॉडी जो अर्थ के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है. नेचुरल सैटेलाइट है मून, और इसके अलावा जो हम डालते हैं दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो दिस इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट अमेजोनिया 1. ये किस टाइप की सैटेलाइट है? क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, या ये तीनों के तीनों काम करेगी, ऑल ऑफ द अबव? सी, ये जो सैटेलाइट है ना वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. और ये जो सैटेलाइट है वो है ब्राज़ील की. ब्राज़ील मतलब रेन फॉरेस्ट. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट एंड वहाँ की फॉरेस्ट फायर. और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इस सैटेलाइट का कि ये है दिस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कमर्शियल ब्रांच है इसरो की, उसका ये पहला प्रोजेक्ट है. सो दिस सैटेलाइट इज इंपॉर्टेंट. द आंसर इज बी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. नेक्स्ट, ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. It spans the Manas River and is bounded to the north by the forests of Bhutan. It is a UNESCO World Heritage Site. Pygmy hog or Himalayan serow can be spotted in the sanctuary. So you have to tell इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है. सी, यहीं पर मानस रिवर आती है. ये जैसे ब्रह्मपुत्र है, मानस यहाँ से आएगी. तो जो मानस रिवर है ये इसके स्पैन पे है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ट्रू. और इसके नॉर्थ में यहाँ पे हो जाता है भूटान. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अभी कुछ बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 साइट्स अभी पिछले 1-2 महीने में ही आइडेंटिफाई हुई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. पिग्मी हॉग एंड हिमालयन सेरो जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं इस सेंचुरी में. सो द राइट आंसर हियर इज डी, all of the above. All right. Next,
ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी को किससे? ये जो ब्लैक सी है ना, ये कंटिन्यूअसली न्यूज़ में रहा है क्रीमियन पेनिनसुला क्राइसिस के बाद, और अभी यूएसए की शिप गई, इससे पहले यूके की शिप गई, और रशिया ने उसके ऊपर फायर ओपन कर दिया था। तो जो ब्लैक सी है यहाँ पे हेजेमनी डोमिनेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और ब्लैक सी को बैकयार्ड ऑफ रशिया भी बोला जाता है। रशिया रशिया के लिए ये सी ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे वो मेडिटेरेनियन की कनेक्टिविटी इजीली फाइंड आउट कर लेता है इस स्ट्रेट से, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। सो यू हैव टू टेल स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस मतलब नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज। ये किन दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है? एजियन सी, कैस्पियन सी ऑफ मारा मारा, मेडिटेरेनियन। तो ब्लैक सी इन दी एंड मेडिटेरेनियन से कनेक्ट होगा, बट पहले ब्लैक सी जाता है, ब्लैक सी पहले जाता है सी ऑफ मारा मारा, देन फिर मेडिटेरेनियन सी आएगा। सो द राइट आंसर हियर इज सी, सी ऑफ मारा मारा, सी। ये मैप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से ये नैरो स्ट्रेट आया, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये इस्तांबुल भी है यहाँ पे। फिर ये आता है सी ऑफ मारा मारा, सी ऑफ मारा मारा से स्ट्रेट आती है सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, और डार्डेनल्स के बाद ये एजियन सी आ जाता है विच इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन। सो एजियन सी, डार्डेनल, सी ऑफ मारा मारा, बॉस्फोरस एंड देन ब्लैक सी। टर्की के ऊपर ब्लैक सी है। ओके, सो दिस इज सी। अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ला नीना। एक होता है अल नीनो, दूसरा होता है ला नीना। एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, दूसरा होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, और इन सब का इम्पैक्ट आता है इंडियन मॉनसून में, इंडियन मॉनसून। तो यू हैव टू टेल ला नीना। ला नीना इवेंट, trade winds are stronger than usual, making the water in the Pacific Ocean near the equator a few degrees colder। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, ला नीना रिजल्ट्स इन वीक एंड बिलो नॉर्मल मॉनसून्स इन इंडिया। ला नीना से इंडिया का मॉनसून वीक और बिलो नॉर्मल होता है। तो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहली बात, इंडिया में अगर मॉनसून अच्छा आना है, अच्छा मॉनसून लाना है, अबव नॉर्मल मॉनसून चाहिए, तो ला नीना होना चाहिए और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होना चाहिए। अगर वीक और बिलो नॉर्मल मॉनसून इंडिया में आ रहा है, इसका मतलब है अल नीनो है, अल नीनो है और नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल है। तो यहाँ तो वीक और बिलो नॉर्मल मॉनसून है, तो वो ला नीना से नहीं अल नीनो से होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड, यस, जैसे कि ये जो एरिया है इधर सदर्न अमेरिका में, ट्रेड विंड्स अगर यहाँ पे स्ट्रांग होती है तो पानी क्या करती है, समुद्र के जो सतह पर सरफेस पे वाटर है उसको ड्रैग करेगी, ड्रैग करेगी तो नीचे से अपवेलिंग होगी, अपवेलिंग होगी तो कोल्डर वाटर ऊपर आएगा। तो वाटर इन द पैसिफिक जो है, यूजुअल जो वाटर इन द पैसिफिक है फ्यू डिग्रीज कोल्डर। ला नीना इवेंट में ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होगी, ट्रेड विंड स्ट्रांग ज़्यादा होगी तो वो पानी को, सरफेस वाटर को बहा के ले जाएगी, तो नीचे से अपवेलिंग होगी। यूजुअल मेकिंग द वाटर इन द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर अ फ्यू डिग्रीज कोल्डर। तो पानी ठंडा होगा, कोल्ड करंट, पानी अगर ठंडा होगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी मतलब वहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो जब ला नीना होता है ना, तो ये जो सदन सदन जो यहाँ का जोन है ये ड्राई हो जाता है, ड्राई। तो सी, जून टू सितंबर हम देख रहे हैं मॉनसून वाला सीजन, जून टू सितंबर में नॉर्मल कंडीशन में भी यहाँ पे ड्राई ही रहता है। जो ला नीना है तो उसमें और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। दिस इज चिली, चिकी कमाटा। तो यहाँ पर डेजर्ट है, डेजर्ट ड्राई कंडीशन है, और यहाँ ड्राई कंडीशन है तो इंडिया तरफ क्या होता है, वेट कंडीशन होती है जून टू सितंबर में, जस्ट अपोजिट चलता है। जब अल नीनो होता है तो यहाँ पे वेटर कंडीशन होती है, और यहाँ वेटर कंडीशन होती है तो इंडिया में ड्रायर कंडीशंस हो जाती है। ओके, सो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि अल नीनो में क्या होता है, ला नीना में क्या होता है, इंडियन ओशन डायपोल में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है। बस प्रीलिम्स में इतना बहुत है। सो द राइट आंसर हियर इज ए, वन ओनली, वन ओनली। ये गलत है, बिलो नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा मानसून आएगा जब ला नीना का साल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर द बाल्टिक सी। अब ये बाल्टिक सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नॉर्ड स्ट्रीम वगैरह भी हमने पढ़ा था। बाल्टिक सी, रशिया, स्वीडन, एस्टोनिया, नॉर्वे। सो यू हैव टू टेल कि कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है बाल्टिक सी को। तो रशिया तो हो गई, काफी बड़ा कंट्री है। स्वीडन, एस्टोनिया, नॉर्वे। सो यू हैव टू टेल राइट ऑप्शन क्या है।
ये जो नॉर्वे है ना, नॉर्वे थोड़ा और डिस्टेंस पे है, तो वो बाल्टिक सी में एग्जैक्टली नहीं आएगा। रशिया, स्वीडन और एस्टोनिया ही होगा। सो 1 2 3 इज द राइट आंसर। लुक एट हियर, लुक एट हियर। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ पे फिनलैंड है और यहाँ रशिया और एस्टोनिया है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। ये जो पूरा है दिस इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में देखिए यहाँ स्वीडन है और नॉर्वे तो इस कोने पे है, तो नॉर्वे नहीं है। ये बाल्टिक सी में स्वीडन है, देन दूसरा कंट्री एस्टोनिया है और रशिया भी है, ओके, और स्वीडन भी है और फिनलैंड भी है, बट नॉर्वे नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग, 1 2 3 इज द आंसर। ओके, हिस्ट्री, हिस्ट्री में सो ये 10 सवाल हो गए पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के। अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री का पहला सवाल है, इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या है आप बताओ। निर्मल टॉयज तेलंगाना के हैं, चन्नापटना टॉयज कर्नाटका के हैं, कोंडापल्ली टॉयज तमिलनाडु के। प्राइम मिनिस्टर ने टॉयज के बारे में अभी मन की बात में कहा था, और जो स्मॉलर टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोविड के कारण लॉकडाउन वगैरह हुआ तो इनको सपोर्ट और एनकरेज करने पर एम्फेसाइज किया। जीआई टैग की भी बात है। तो जो निर्मल टॉयज हैं ये तेलंगाना के हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। चन्नापटना टॉयज कर्नाटका के हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। कोंडापल्ली टॉयज तमिलनाडु नहीं है। कोंडापल्ली जो टॉयज हैं ये आंध्रा के हैं। सो द राइट आंसर हियर इज, राइट आंसर हियर इज ए, विजयवाड़ा आंध्रा के हैं कोंडापल्ली। वैसे भी ये जो कोंडा है ना, ये शब्द आंध्रा का है, तो यहाँ आंध्रा होना चाहिए, तमिलनाडु नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज ए, 1 and 2। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड क्या है आंसर। पहला, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है केरला में, चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस केरला। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है तमिलनाडु में। जमाली कमाली मॉस्क है दिल्ली में। सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्टली मैच्ड क्या है। सी, जो फर्स्ट है ये रॉन्ग है, ये केरला नहीं है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है गोवा में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है कन्याकुमारी में, तो कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु, ट्रू। जमाली कमाली मॉस्क है महरौली में, मतलब दिल्ली, ट्रू। सो द राइट आंसर हियर इज बी, बी मतलब 2 and 3। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ओके, ये बताइए, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। हर साल अक्सर ऐसे आए हैं क्रोनोलॉजी में 2 4 इवेंट्स होती है, उसको आप अरेंज करो। पहली इवेंट है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर आता है बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन, फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो यू हैव टू टेल करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या है। पहले इवेंट क्या आएगी, सी, रॉलेट एक्ट जो है ना, ये तो 90s 10 17 18 इसमें आ गया था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इसी के बाद फिर जलियांवाला वगैरह भी होगा, तो ये सबसे पहले हुआ है। रॉलेट एक्ट के बाद आता है जैसे 1919 का चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, 10 साल बाद एक कमीशन आके उसका रिव्यू लेना था, तो वो पहले ही आ जाएगा थोड़ा, और वो होगा साइमन कमीशन 1927, लाला लाजपत राय जी लाठी। सो बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन। इसके बाद, इसके बाद दौर आता है 1930 का, तो 1930 का दौर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1940 का दौर है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो द राइट आंसर हियर इज, राइट आंसर हियर इज बी, बी। ऐसे सवाल में अक्सर सिली मिस्टेक होती है, आप पढ़ते हो और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है 1 2 3 4 3 2 1 4, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ना है और करेक्टली इसको यहाँ पे मार्क करना है। और जो गोले भरते हैं ना, इसमें बिल्कुल एरर नहीं होनी चाहिए, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो ब्लैक पेन आपका होगा ना, वो भी अगर आप 0.5 के बजाय 0.7 या 1 mm की टिप का ले लोगे तो थोड़ा वर्क ईजी हो जाएगा ऐसे ब्लैक करने में। ओके, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। सो द राइट आंसर इज बी। सबसे पहले ये, फिर आएगा सिविल डिसोबीडियंस, फिर लास्ट में आएगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। अब ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज आर करेक्टली मैच्ड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट। जीआई, बाघ प्रिंट महाराष्ट्र की है, बाघ प्रिंट, बाघ केव्स है ना, बाघ प्रिंट महाराष्ट्र। फुलकारी पंजाब, उपादा जामदनी आंध्रा की है, तो करेक्टली क्या मैच्ड है। अब हमें ये तो पता है जो बाघ केव्स हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है, वो है मध्य प्रदेश में, तो बाघ प्रिंट भी महाराष्ट्र की नहीं मध्य प्रदेश की होनी चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। ये गया, ये गया, ये गया। अब हमको ये नहीं पता है, बट फिर भी हम बता सकते हैं राइट ऑप्शन इज बी।
अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर देखो ना, तो इस टाइप का एलिमिनेशन स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी हुआ है कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लो आप और आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। फुलकरी पंजाब की है, उपादा जामदनी आंध्रा की है। सो द राइट आंसर इज बी। 2 और 3 करेक्ट है। बाग पेंटिंग एमपी की है। ओके, अब ये बताइए, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से महात्मा गांधी जी वापस आते हैं और फिर वो कहलाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आते से ही महात्मा गांधी जी होते हैं ना, वो कुछ टाइम तक भारत भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, देखते हैं यहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है, और लोगों से मिलते हैं और धीरे धीरे अपना ग्रेजुअली जो सत्याग्रह ये सारी प्रैक्टिसेस है उसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला सत्याग्रह आप किसको बोलोगे? चौरी चौरा, डांडी, चंपारण, बारदोली। ये जो चंपारण है ना, यहाँ सबसे पहले गांधी जी ने किया था। चंपारण, अहमदाबाद और फिर खेड़ा सत्याग्रह, ऐसे करके पहले 3 हुए थे। फिर इसके बाद फिर आएगा ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एटसेट्रा। सो द राइट आंसर हियर इज सी, चंपारण, चंपारण। सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। आज ही हमने पेपर में बड़े अच्छे से पढ़ा है एमएसपी। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। 1965 में ये बनी थी, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका काम ही क्या होता है कि डिटरमाइन करे एमएसपी कितना होगा, बहुत सारे फैक्टर्स लेके ये उस नंबर पे आती है। जैसे अभी वीट का आया है इतने रुपए पर क्विंटल। कमीशन रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर सीरियल्स, पल्स, ऑयल सीड्स एंड कमर्शियल क्रॉप। तो ऐसे करके 23 क्रॉप्स है जिसको ये रिकमेंड करती है। कमीशन रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग FRP, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन, जिसको कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फिर क्लियर करेगी। तो FRP, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों एब्सोल्युटली ट्रू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। आज के वीडियो में, न्यूज़पेपर वीडियो में कवर दिस टॉपिक वेरी वेल। दिस इज वेरी हाई यील्डिंग। करेक्ट बोथ है, ये भी है और ये भी है। अब ये बताइए, कुछ टाइम से हम टूरिज्म को एनकरेज कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय और सिक्किम, इन 3 राज्यों में बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा है पिछले कुछ टाइम पे। तो मोस्ट करेक्टली डिफाइंस माइस टूरिज्म। ये माइस टूरिज्म क्या चीज़ है? ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस पर्पजेस, टूरिज्म इन विल्डरनेस एनवायरनमेंट, विल्डरनेस में जा रहे हैं, कुछ नेचर हंटिंग वगैरह। टूरिज्म प्रोडक्ट टेलर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस मार्केट सेगमेंट, किसी स्पेसिफिक नीश के लिए आपने ये माइस टूरिज्म बनाया है। हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसको टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स है वो। तो व्हाट इज दिस माइस टूरिज्म? माइस टूरिज्म है ना, एक्चुअली ये एक्रोनिम है और इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म है, ये है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशंस, एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स वगैरह है कि आप इंडिया में आओ, इंडिया में बिजनेस सेट करो, इंडिया को देखो जानो, तो उसको माइस टूरिज्म बोलेंगे। मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन एंड इवेंट्स। सो द राइट आंसर हियर इज ए, ये बिजनेस पर्पस के लिए टूरिज्म होता है। टूरिज्म के वैसे भी बहुत सारे कैटेगरी है, हेल्थ केयर का टूरिज्म है, एजुकेशन का टूरिज्म है, बिजनेस का टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशनल का हो गया, स्पोर्ट्स एडवेंचर का हो गया। देयर कुड बी सो मेनी वेराइटीज टूरिज्म। अब आप बताइए, बैरियर्स हैं इनमें से कौन से नॉन टैरिफ बैरियर? जैसे हमने WTO पढ़ा, इसके पहले गैट भी देखा था। वर्ल्ड जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से टूरिज्म इस ट्रेड पर डिपेंडेंट होता है, व्यापार। तो व्यापार में बैरियर्स को हटाना चाहते हैं। तो बैरियर्स 2 टाइप के होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। तो आपको बताना है नॉन टैरिफ बैरियर कौन से। टैरिफ का मतलब क्या होता है? पैसा। तो कुछ पैसा लग गया है वहाँ पे, मतलब जैसे आपने काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दिया, या आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, टैक्सेशन हाई कर दिया, आपने ड्यूटीज बढ़ा दी वहाँ पे, जैसे हार्ले डेविडसन पे ड्यूटी बढ़ जाती है। तो वो सब क्या होगा? टैरिफ बैरियर होगा। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होगा? जैसे यूरोप क्या लगा देता है? साइटो सैनिटरी मेजर्स लगा देता है, जैसे कोडस एलिमेंटेरियस, या फिर कोटा लगा देता है कि
1 लाख यूनिट से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कराएंगे, तो ये क्या हुए, नॉन टैरिफ बैरियर हुए। ब्यूरोक्रेटिक कोई डिले लगा देगा, फाइल्स में अटका देगा। टैरिफ की बात नहीं कर रहे, दूसरे टैरिफ से अदर देन टैरिफ बैरियर्स हो जाएंगे। तो वो जैसे लाइसेंसिंग हो गया, लाइसेंस नहीं है तो इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग। कोटा हो गया कि फिक्स हो गया 1 लाख से ज़्यादा यूनिट नहीं होगी, तो दीज टू आर नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ये टैरिफ बैरियर है, ये दोनों नॉन टैरिफ बैरियर है। सो द राइट आंसर इज ए, 1 and 2। अब ये बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, it has been compiled and released by the UN Habitat. Bangalore emerged as the top performer in million plus category. ये UN Habitat कहाँ से आया? UN Habitat बेंगलुरु शायद कर भी सकता है मिलियन प्लस कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर। बेंगलुरु स्टार्टअप सिटी है हमारी। सो द राइट आंसर हियर इज, ये गलत है, UN Habitat नहीं है। ये जो है दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये ट्रू है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, यहाँ UN Habitat नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। सो द राइट आंसर इज बी, 2 ओनली। करेक्ट पूछा था, ये ट्रू है, ये गलत है। ऑलराइट, नेक्स्ट फिर से बात है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स का। तो पहले हमने कौन सा इंडेक्स देखा? पहले देखा हमने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और अब है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ये इंडेक्स कौन लेके आता है? इट हैज़ बीन रिलीज बाय द नीति आयोग। नीति आयोग क्या म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स लेके आएगी? इंदौर हैज इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट रैंक म्युनिसिपैलिटी इन मिलियन प्लस कैटेगरी। तो करेक्ट क्या है इसमें? सी, म्युनिसिपल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये नीति आयोग का काम नहीं है, ये काम अगेन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। सो दिस इज ट्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नीति आयोग गलत है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, इंदौर ने टॉप किया है। सो द राइट आंसर इज दिस बी। ओके, 2 ओनली, बी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में पहला जो क्वेश्चन है वो है E100 पायलट प्रोजेक्ट का। E100 पायलट प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? E100 पायलट प्रोजेक्ट, ऐसे सवाल भी बीच बीच में सेटर्स आते हैं। सिंपल सा इसका आंसर होता है टेल। ये ए, बी, सी और ये डी है। ओके, ए है प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स, बी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पैनल्स, फैब्रिकेशन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई रिक्शा, डी। सो यू हैव टू टेल E100 पायलट प्रोजेक्ट क्या है। ये जो E100 पायलट प्रोजेक्ट है ना, इसमें हम अगेन गो ग्रीन की बात है। गो ग्रीन की बात है कि जो फ्यूल है, स्पेशली फॉसिल फ्यूल है, इस पर डिपेंडेंसी कम करनी है। मतलब प्रमोट करना है हमें बायोफ्यूल को। बायोफ्यूल जैसे एक और स्कीम चल रही है कि जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल बेचते हैं हम, इसमें कुछ परसेंट दिस बायोफ्यूल का मिलाए हम। E100 पायलट प्रोजेक्ट है ये। सो द राइट आंसर हियर इज ए, प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। ये बताइए, एक टर्म होता है सुपर कंडक्टिविटी, आपको बताना है इसकी डेफिनेशन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस सुपर कंडक्टिविटी? सम मटेरियल्स ऑफरिंग जीरो रेजिस्टेंस एट वेरी लो टेम्परेचर, some materials offering infinite resistance at very low temperature, semiconductors offering conducting high conductivity due to photoelectric effect, insulators offering high conductivity at very high temperature। सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम है, जैसे कॉपर हुआ, मेटल्स हुए, इनमें रेजिस्टेंस कम होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा है, और कंडक्टिविटी और भी ज़्यादा हो जाएगी तो वो सुपर कंडक्टिविटी हो जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, सुपर कंडक्टिविटी हो जाती है। तो राइट है ए, कुछ मटेरियल में जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस नहीं है मतलब लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, सारा एनर्जी फ्लो हो रहा है वेरी लो टेम्परेचर पे। सो द राइट आंसर इज ए, दिस इज ट्रू। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये भी एक इंडेक्स है, हर साल कुछ ना कुछ इंडेक्स से 1 या 2 सवाल आए हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या होगा? लिवेबिलिटी, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का है, वर्ल्ड बैंक का है, UN हैबिटेट का है, या फिर IMF का है। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ये रिपोर्ट रिलीज करता है ए,
इसका भी आई शेयर वन पीडीएफ जिसमें एक कंपाइलेशन है, कुछ 25-30 नाम है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना एग्जाम के एक दिन पहले, उससे ये चीज करेक्ट हो जाएगी, लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो द राइट आंसर इज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। अब जैसे ये दूसरा इंडेक्स आ गया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पहले तो ये परफॉर्मेंस किसका मेजर कर रहे हैं उससे भी हम गैस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है ना, ये हो रहा है एजुकेशन और लर्निंग आउटकम का। स्टूडेंट्स जो है ना वो कहने को तो एग्जाम पास कर लेते हैं, स्कूल्स पास कर लेते हैं, जो बेसिक्स है रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग उसमें एप्टीट्यूड इसमें वो लैक कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, और लॉकडाउन के कारण एजुकेशन का भी बड़ा लॉस हुआ है, लर्निंग आउटकम हैम्पर हुआ है। सो दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लास्ट सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। ये है पोषण, पोषण अभियान चल रहा है। पोषण, सितंबर पोषण के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, पोषण अभियान। रीजन, हमारे यहाँ मॉल न्यूट्रिशन बहुत है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एटसेट्रा। तो ये दो स्टेटमेंट है। ऑब्जेक्टिव ये है टू एंश्योर अटेनमेंट ऑफ मॉल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022। क्या ये साल सही है 2022? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री है पोषण अभियान की। तो बताइए इसमें से क्या करेक्ट है। सी, यहाँ जो बात है वो है कि जो 2022 है ये एब्सोल्युटली ट्रू है, 2022 इज एब्सोल्युटली ट्रू। हम 2022 तक मल नरिश्ड फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं होगा, ये है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर। सो यू हैव टू टेल इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। सो द राइट आंसर इज बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs इन 30 मिनट। अटेंशन लैप्स नहीं होना चाहिए, फोकस कंसंट्रेशन बने रहना चाहिए, पूरे 120 मिनट 100% फोकस में हमें एग्जाम लिखना है। डेवलप दिस हैबिट। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Take care, study well and be safe.